Okay, so hello students, welcome back. हम यहाँ पर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने लास्ट कहाँ टॉपिक छोड़ा था। एटम्स में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होगा, राइट, जिसमें हमने कहा था कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट। हमारे पास हीलियम है, वो इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और हाइड्रोजन है, उसको चाहिए एक और हाइड्रोजन जिससे वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाकर एग्जिस्ट कर सके, राइट। मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। फर्क दोनों में क्या है हमारे पास कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। जैसे हमारे पास H2 है, H2O है, CO2 है एंड अदर एग्जांपल्स, राइट। एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, कुछ रुक गए थे बीच में वीडियो। तो एलिमेंट में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट में बेसिकली पहली कंडीशन आपकी ये है कि ये जो आपके पास फॉर्मूला होगा कोई भी, उसमें केमिकल सिंबल जो है वो किसी एक सिंगल एलिमेंट का ही होना चाहिए। मतलब मेरे पास मान लो H2 है और दूसरा मॉलिक्यूल है H2O। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे? आंसर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मेरी सिंगल एलिमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है। अब सिंगल एलिमेंट में मेरे पास, इसको हम रब कर देंगे, सिंगल एलिमेंट में मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कैसे? एटम्स में हमने अभी ऊपर पढ़ा है He, Ne, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में मेरे पास क्या आ सकता है? H2 है, O2 है, साथ ही हमारे पास ओजोन है। ओजोन का मैंने ऐसे देखा है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, पर ओजोन में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज ऑक्सीजन। ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास सिंगल एलिमेंट का, तो ये हमारे पास एलिमेंट की कैटेगरी में ही आएगा। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है हमारे पास? कंपाउंड में क्या होगा कि मोर देन वन एलिमेंट होगा। अब मान लो कि मेरे पास एक से ज्यादा एलिमेंट है, मिनिमम दो तो होंगे ही होंगे, करेक्ट। अब दो एलिमेंट में से मिनिमम एक एक एटम तो आएगा ही आएगा। एटम अगर दो मिलके कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल मेरी सबसे बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड बन जाएगी। कैसे देखते हैं? कंपाउंड सबसे सिंपलेस्ट अगर हम ले, मोर देन वन एलिमेंट से बना हो, तो अभी जो हमने एग्जांपल्स करे हैं उसमें से H2O फिट रहता है इस कैटेगरी में। कैसे? एलिमेंट कितने हैं? दो, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा एक कंपाउंड है, करेक्ट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें इन सभी जो हमें दिए हुए हैं स्पीशीज, इनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पहले डिसाइड करना है क्या है, देन उसके बाद एलिमेंट और कंपाउंड में करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसमें से एटम्स क्या क्या है। एटम्स में क्या है? सिंपल कि एक स्मॉलेस्ट एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे सिंगल होगा, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। O2 हमारे पास, साथ ही साथ हम मॉलिक्यूल भी देखते हुए चलेंगे। O2 में दो एटम्स केमिकली कंबाइंड है, तो O2 मेरे पास मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, He में सिर्फ एक एटम है, यानी कि He विल बी एटम। नेक्स्ट CO2, इसमें भी मेरे पास एक से ज्यादा एटम्स कंबाइंड है, HCl, ये भी एक मॉलिक्यूल में आएगा। N2, इसमें भी दो नाइट्रोजन के एटम्स कंबाइंड है केमिकली, ये भी मॉलिक्यूल में आ रहा है। सिंपली ऐसे ही SO2 भी मेरे पास
मॉलिक्यूल्स में आएगा। नेक्स्ट है एनी। जैसे मेरे पास नॉर्मल गैस हीलियम है वैसे ही नियॉन भी है, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसे एटम में काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास H2। अब H2 में मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स केमिकली कंबाइंड है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली H2SO4 और एसिटिक एसिड। करेक्ट, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, दो चीजें। पहली बात He और Ne की करते हैं, हमने क्या लिखा है, ये हीलियम और नियॉन एटम है। किस बात का ध्यान रखना है, हमने कहा था कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो जो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है ही, तो क्या हम उन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल को अगर हम क्लासिफाई करें तो तीन बेसिक है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ये सब तो आपको पता है। डाई है हमारे पास H2O2, पॉलीएटॉमिक में H2SO4, ये सब आ जाएंगे। मोनोएटॉमिक में क्या है, वो एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए उनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो क्या He और Ne मेरे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो आई होप इसको, ये पॉइंट आपको क्लियर है। एटम्स है लेकिन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हम उनको बोल सकते हैं। राइट, दूसरी चीज क्या है हमारे पास ध्यान देने वाली, NaCl। अब NaCl में क्या दिक्कत है, NaCl को अगर मैं कंपाउंड, अभी पहले हम इसकी बात करें तो एटम मॉलिक्यूल में, एटम तो ये पक्की बात है नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन, तो क्या ये मॉलिक्यूल होगा? देखते हैं। मेरे पास अगर हम जाए NaCl जो है मेरे पास, वो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, Na पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और Cl माइनस की फॉर्म में। ये मेरे पास एक केटायन है और ये एक एनायन है। करेक्ट, अब सोच के बताओ कि क्या एक आयन जो चार्ज पार्टिकल है वो सिर्फ दूसरे एक ऑपोजिटली चार्ज आयन को लेके बैठा हो? नहीं। सोडियम क्या बोल रहा होगा, मैं तो पॉजिटिवली चार्ज हूँ, मुझे जितना नेगेटिव मिले मैं उतने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लूंगा, और होता भी यही है। जो NaCl का क्रिस्टल लैटिस होता है, उसमें एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा हुआ रहता है और ऐसे ही एक क्लोराइड 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है। मतलब कि आयन चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ NaCl को अलग से रखना मुश्किल है। आयंस कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लस्टर की फॉर्म में। राइट, एक क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको मॉलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो क्या करें, आयनिक कंपाउंड के लिए जो हम यूज करते हैं टर्म, वो होती है फॉर्मूला यूनिट। करेक्ट, फॉर्मूला यूनिट क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि NaCl में जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो हमारे पास NaCl है। अगर मुझे NaCl में बताना है, रॉक सॉल्ट में बताना है कि क्या स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक यूनिट्स किस किस चीज से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो वो हम NaCl से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला यूनिट का यूज करते हैं। राइट, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, NaCl मेरे पास एक NaCl मेरे पास एक
मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि एक फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मैम ये एलिमेंट और कंपाउंड में से क्या है, हम क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे। एलिमेंट के लिए ई लिखेंगे और कंपाउंड के लिए सी। कंडीशन याद करो कि एलिमेंट में क्या है, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए फॉर्मूला में, और कंपाउंड में मोर देन वन एलिमेंट। बहुत ही इजी है। देखिए O2 में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। H2O में दो एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये हमारे पास कंपाउंड है। He एक एलिमेंट प्रेजेंट है। CO2 कंपाउंड, कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट, एलिमेंट, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड। अभी हमने NaCl में लिखा था आयोनिक कंपाउंड क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये भी मेरे पास एक कंपाउंड है। इजी राइट। तो इन टर्म्स में एटलीस्ट अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। क्या हुआ कि हमारे पास आगे मेजरमेंट्स करने के लिए एक 7 बेसिक यूनिट्स दी गई, ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग चीजों को, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। वो क्या के यूनिट्स है देखते हैं। पहली है लेंथ, मास, टाइम। ये तो हमने आराम से जानते हैं, पता है हम लोगों को। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मास m, टाइम t। बेसिक यूनिट्स क्या है, लेंथ की मेरे पास मीटर, मास केजी में, टाइम सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ऐसे ही टेम्परेचर की हम जब मेजर करते हैं, हम नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी जो बेसिक यूनिट है वो हम मानते हैं केल्विन। ठीक है, दो चीजें मान है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका हमें ज्यादा यूज नहीं करना होता है, बस मालूम हो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला जिसका सिंबल है CD इसमें मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट, इस पर हम पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे, मोल कांसेप्ट बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल्स में मेजर करते हैं जिसका सिंबल होता है MOL, राइट, जिसकी यूनिट होती है MOL और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब ये तो बेसिक यूनिट है, यानी इनको हम फाउंडेशन मानते हैं। ठीक है, अब इनकी मदद से हमने कुछ यूनिट्स डिराइव करी है, बहुत सारे डिराइव करी है, उनमें से हम कुछ के एग्जांपल्स अब देखेंगे। पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, बेसिकली आपका साइड का क्यूब, करेक्ट। रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यहाँ पे हमने सिंपली लेंथ का क्यूब लिखा है तो यूनिट हो गई इसकी हमारे पास मीटर क्यूब। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने वॉल्यूम का ब्रेकडाउन देखा है, उसकी यूनिट आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ऐसे ही एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क एंड एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसकी भी यूनिट हमने देख ली है, करेक्ट। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कुछ याद रखने वाला भी नहीं है। अब आते हैं हम कुछ यूजफुल कन्वर्जन यूनिट्स पर। तो कैसे बताएंगे हम, मान लीजिए मेरे पास प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे मेजर करते हैं, मोस्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार में। अगर मुझे लिखना हो एक एटमॉस्फेयर कितना है, उसकी हम क्या लिखते हैं 760 mm ऑफ H2, 760 टॉल, राइट। और दूसरा क्या होता है 1.0132 बार, ठीक है। और अगर मुझे बार से एटमॉस्फेयर में जाना है तो मैं क्या लिखती हूँ 0.987 एटमॉस्फेयर। इसको यहाँ पर करेक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मुझे वॉल्यूम के कन्वर्जन
चाहिए। मैंने ट्रिक याद करी हुई है, वो बताती हूँ। अगर मुझे ml से सेंटीमीटर के बीच में कोई रिलेशन चाहिए तो क्या करें? हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, इफ आई हैव अ क्यूब जिसकी डायमेंशन है 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सा होगा, राइट? इसका क्यूब होगा इस साइज का, उसके अंदर हमेशा 1 ml आएगा। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, राइट? दूसरा, घर पर टैंक होता है, वाटर टैंक जो रखे रहते हैं, तो 1 मीटर का जो क्यूब टैंक होता है, अब टैंक जिसके डायमेंशंस मेरे पास 1 मीटर × 1 मीटर है, ठीक है? उसके अंदर मेरे पास 1000 लीटर है, तो 1000 लीटर की टंकी रखी हुई है, ठीक है? तो दूसरा रिलेशन हम कैसे याद रख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, ठीक है? एक ये याद रख लो, एक ये याद रख लो, एक और याद रख लो, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर। इन तीन से आपके सारे कन्वर्जन्स हो जाएंगे वाटर पर, गारंटी है। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमने लिखा, क्या हम लिख सकते हैं कि ये हमारा 10⁻³ लीटर के बराबर है। इस तरह से आप लीटर और मीटर में रिलेशन सारे, मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन सारे देख सकते हैं। वापस आएंगे, हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फुट, इंचेस, मीटर्स, इन सब में इंटर कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। हमने क्या किया कि बोला कि बेसिक यूनिट रखेंगे और उसमें प्रीफिक्सेस यूज कर लेंगे, जिससे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर पाए। कैसे? हम बोल रहे हैं कि अगर मैंने किसी नंबर से के बाद 10⁻⁻24 लगा दिया, तो मैं यूनिट से पहले क्यूब को लिख सकती हूँ। क्या मतलब है? अगर जैसे हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट? तो सेंटी यहाँ पर एक प्रीफिक्स है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मोस्टली आप यूज करते हैं फेम्टो, न्यूक्लियस का जो हमारा साइज होता है वो फेम्टोमीटर्स में होता है, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली। इधर सेंटी, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ये आपके हैं जो आपको थोड़े शायद ज्यादा यूज करने पड़े। इसके बाद हमारे पास और भी हैं, पेटा, हेक्सा, जीटा, योटा। इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बस मालूम होना चाहिए। सिंबल्स वगैरह हैं, जितना यूनिट पावर पॉजिटिव में है उन सबके सिंबल्स कैपिटल में है, और जिनकी पावर हमारी नेगेटिव में है उनके सिंबल सबके स्मॉल आएंगे मोस्टली। नैनो में हमारे पास स्मॉल, एटो में हमारे पास जेप्टो, ठीक है? अब हमारे पास बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? बेसिकली आप कोई भी मेजर कर रहे हो चीज, तो अगर मैंने बोला मेरे पास स्केल के जो, मेरे रूम के जो डायमेंशंस है वो 25.6 × 24.1 × 30.0, ठीक है? तो स्केल में मेरे पास 24.1 के बाद सीधा 24.2 होगा। तो क्या आप कह सकते हो पूरे श्योरिटी के साथ ये 24.1 ही है? क्या पता है 24.14 हो, राइट? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या बोलते हैं कि सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनडाउटफुल डिजिट, इनको हम कंबाइन करके सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। इस पर हम और चर्चा करेंगे बाद में, पहले छोटी सी डेफिनेशन एक्यूरेसी और प्रिसीजन की देख लेते हैं। एक्यूरेसी क्या है? कि आपके पास कोई ट्रू वैल्यू है, ठीक है? मान लो 54.6, या आपकी एक एक्चुअल वैल्यू है, किसी का मान लो वेट है, ठीक है? अब मैंने 4 रिंग मशीन पर मेजर किए वैल्यू, कैसे? पहले आया 54.2, 54.4,
53.1 और 54.5। अब मुझे बताओ कि इस ट्रू वैल्यू के सबसे करीब कौन सी वैल्यू है, बताओ मैम। एक तो ये है और एक ये। तो ट्रू वैल्यू के पास, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज। ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है, इसको हम बोलते हैं कि कितना ज्यादा एक्यूरेसी है मेरे मेजरमेंट्स में, करेक्ट। तो ये और 54.5 54.6 के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज मेरी एक्यूरेट है, इनमें भी ये ज्यादा एक्यूरेट है। समझ आया? अब अगर हम प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन का मतलब है कि आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के बीच में कितनी क्लोजनेस, मतलब एक मेजरमेंट किया मैंने, वेट का मेजरमेंट किया है 50, 52, 55 और 58, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में क्लोजनेस कितनी है, तो उससे मुझे पता चलता है कि कोई चीज कितनी प्रिसाइज है। एक मेजरमेंट मैंने ये लिया है और दूसरा मेजरमेंट मैं अगर बोलूं कि मैंने लिया है 53.1, 52.9, 53.2 एंड 53.0, इन सब में ये बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट। ये चारों डिजिट्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये और ज्यादा प्रिसाइज है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी क्लोज है एक दूसरे के, उसको हम बोलते हैं कि कितनी ज्यादा प्रिसीजन है हमारे मेजरमेंट्स में, और ये हमारी थोड़ी दूर दूर है, राइट। तो इसमें प्रिसीजन कम है और इसमें प्रिसीजन थोड़ा ज्यादा है। आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम किड्स।